7 मंथ में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को अंडर 100 रैंक लाते हुए, बट उन्होंने तभी अचीव किया जब वो कंसिस्टेंटली 7 महीने लगातार बिना ब्रेकआउट के, बिना बर्नआउट के, बिना रुके, बिना थके, एकदम लगातार चलते रहे। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, तो आप जून से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जून का आधा महीना है, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हुए हैं। फिर जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। मैं 5.5 मंथ आपको देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वदीप है और आपका स्वागत करता हूं गेट वाला के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं 7 मंथ का प्रिपरेशन प्लान, और ये प्रिपरेशन प्लान सबके लिए है। अगर आपका प्रिपरेशन अभी शुरू हो रहा है तो भी, अगर आपने 50 to 30% सिलेबस कंप्लीट किया है तो भी, अगर आपने 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो भी, और अगर आपका 70 to 100% सिलेबस कवर हो गया है तो भी, सबके लिए अलग अलग प्लान यहां पे मैं लेके आया हूं, क्योंकि सबकी अलग नीड है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी भी अलग बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कैटेगरी के साथ में जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है उनके लिए 7 मंथ इन जनरल अब बचा हुआ है, बट इस 7 मंथ में एक्चुअल में 7 मंथ है नहीं, क्योंकि अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेज की एग्जाम्स आएंगी। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ऑफ कोर्स आपको ऑफिस के एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे काम निकलेंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो यस, आपके पास पूरे पूरे 7 मंथ हैं, बट स्टिल आपको इन सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एक चीज और निकालनी पड़ेगी, वो है कभी कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी कभी आपको कोई पर्सनल वर्क की वजह से स्टडीज छोड़नी पड़ती हैं, कभी ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स भी आएंगे। सीजन ऑफ फेस्टिवल इज कमिंग, जहां पे आपको ईद, होली, दिवाली, होली तो नहीं पर दिवाली जरूर आएगी, क्रिसमस भी आएगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे जहां पे आप पढ़ाई थोड़ी सी अपनी रोकोगे। तो दोस्तों 7 मंथ बचा हुआ है। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात याद कर लीजिए कि अब आपके पास एक भी दिन नहीं है हमारा स्पेंड करने के लिए इस चीज को लेके कि यार अब छोड़ देंगे तो चलेगा, एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, एटसेट्रा। अब ये पीक टाइम है कि अगर आपने अभी से शुरुआत की तो अब आपको कंसिस्टेंटली अगले 7 महीने तक लगातार ये सोचना है कि एग्जाम कल है और मेहनत आज करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि आप बहुत अच्छी रैंक अभी भी निकाल सकते हैं। 7 मंथ में मैंने देखा है स्टूडेंट्स को अंडर 100 रैंक लाते हुए, बट उन्होंने तभी अचीव किया जब वो कंसिस्टेंटली 7 महीने लगातार बिना ब्रेकआउट के, बिना बर्नआउट के, बिना रुके, बिना थके, एकदम लगातार चलते रहे। अब देखो एक्चुअल टाइम जो लेफ्ट है वो 7 मंथ दिख रहा है, बट 6 मंथ में मान लेता हूं, क्योंकि एक मंथ आपका इधर उधर तो जाएगा ही जाएगा, मल्टीपल चीजों में, एग्जाम में, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजों में चले जाएगा। अब 6 मंथ की एक्चुअल में प्रिपरेशन में कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस कंप्लीशन और बहुत कुछ है बॉस। तो अब यहां से आपको एक छोटी सी चीज करनी है, वो है सिलेक्टिव स्टडी। जब आप अपना सिलेबस देखेंगे बहुत बड़ा दिखेगा। इस सिलेबस में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस को, उनके पैटर्न को और सिलेबस को, आप कोर्स के टॉपिक्स को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार 60 to 70% सिलेबस से ही गेट में 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20% क्वेश्चंस जो हैं बचे हुए सिलेबस से पूछे जाते हैं। अगर हम पहले कॉन्सेंट्रेट करें उस 60-70% सिलेबस पे, जो कि हमें 80% तक के क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद कर सकता है, तो लेट्स डू इट। क्योंकि अगर हम 100% सिलेबस कवर करने जाएंगे यहां से, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम सिलेबस तो कवर कर लेंगे मान लो, बट उसका रिवीजन करना पड़ेगा ना। सब कुछ याद कैसे रहेगा? मल्टीपल, एक बार नहीं, मल्टीपल रिवीजन। फिर उस रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब है कि जो नॉलेज आपको है उससे सॉल्व कैसे होंगे क्वेश्चन, उसको देख देख के उनकी अप्रोच सीखनी पड़ेगी, विच विल टेक अनदर मंथ और सो। एंड उसके अलावा टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ेगी ताकि आप अपनी स्पीड और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट सही करें। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो जो गलतियां आप कर सकते हो, उन गलतियों को सुधारने के लिए हमें टाइम चाहिएगा, जो हमें अब बहुत मुश्किल से थोड़ा सा मिलेगा। तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी पे ध्यान दीजिए। जब भी कोई कोर्स पढ़ें, आपको जब टीचर पढ़ाते हैं तब वहां से भी बोला जाता है कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उसको थोड़ा सा कम टाइम देके, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां उसको ज्यादा टाइम देके, नॉर्मल टाइम देके, और जहां से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, उसको इनिशियली आप छोड़ सकते हो। छोड़ सकते हो मतलब इनिशियली इसलिए कहा कि अगर जल्दी सिलेबस हो गया और बाद में टाइम मिला तो एक दो ऐसे टॉपिक हम कर लेंगे जो कि हाँ ठीक ठाक
ऐसी प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि बाय चांस एक क्वेश्चन उस टॉपिक से बन जाए किसी कोर्स का, तो हम टेस्ट सीरीज लिखते वक्त या प्रैक्टिस करते वक्त उन टॉपिक को भी एक 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 करके खत्म कर लेंगे बाद में। पर पहले अभी इन पे आप फोकस करेंगे अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो। देखो, अगर आप डीए, गेट डीए या गेट सीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फिर भी 7 मंथ्स काफी इनफ होते हैं। काफी तो नहीं, पर हाँ इनफ होते हैं कि आप अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लो, 90% तो कर ही लो, और फिर भी अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए टाइम निकाल लो। बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल या मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भैया यहाँ पे आपका सिलेबस ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि आपको याद रखना उन सबको बहुत मुश्किल है। ऊपर से फिर प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज के लिए कम से कम मिनिमम 3 महीना निकालना पड़ेगा, विच इज अगेन हाईली इंपॉसिबल। 4 महीने में कैसे कोर्स कंप्लीट करके और याद रखे सर, समझना भी तो है, ग्रास्प भी तो करना है, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल आ जाएगी। इसलिए आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाइए। अब देखो, मंथली आवर्स एटसेट्रा एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूशन में यहां नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि बॉस अब यूं समझ लीजिए कि जितना भी मिनट आपके दिन में लगता है वो मिनट आपके, एक एक मिनट आपका गेट की प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर गेट 25 आपका टारगेट है तो मिनिमम वाला कोई यहां क्राइटेरिया है ही नहीं अब से, क्योंकि मिनिमम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 आवर्स में बता तो दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम हो पाए उतना मैक्सिमम निकालिए। कम से कम 6 to 7 आवर्स तो पर डे निकाल ही लीजिए, निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि भैया अब जो है थोड़ा तो लेट हुआ है। अब ये आप एवरेज अगर पर डे वीकडे में नहीं निकाल सकते तो वीकेंड पे कवर करने की कोशिश करो। वीकडे में मान लो 5 आवर्स अ डे निकाल पा रहे हो तो 2 घंटे पर डे जो एक्स्ट्रा आपके 5 दिन के निकल रहे हैं, 10 घंटे, उनको आप सैटरडे और संडे में कवर करने की कोशिश करो, हॉलीडेज में कवर करने की कोशिश करो, पर करो। आपको कम से कम इतने आवर्स तो पर डे अब लगाने ही हैं। जब एग्जाम नजदीक आएगी तब तो आप फुल डे लगे रहेंगे गेट एग्जाम को लेके। पर मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही शुरुआत करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अभी ही मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स लगाने की कोशिश करें। टोटल कोर्स ड्यूरेशन आपका ब्रांच वाइज अलग होगा। सिलेबस कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, मंथली आवर्स कितना लगेगा, इसके बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर जगह पे अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से आप यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी में अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि 1 मिनट तक कुछ और काम नहीं हो रहा है, तो आपकी थिंकिंग सीधा गेट की तरफ जानी चाहिए। आपको बस ये देखना है कि उस 1 मिनट में, 1 घंटे में, आधे घंटे में, जो भी टाइम मिले उसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी प्रिपरेशन को आगे लेके जाए। अगर आप कॉलेज में हैं, 2 लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 2 लेक्चर के बीच में 10 मिनट 5 मिनट का गैप मिलता है, अटेंडेंस ले रहे हैं टीचर, उसमें क्या आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस शीट के? 1 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस शीट का, ऐसे करते 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 आप देखेंगे कि आपका वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दिन के ऐसे ऐसे फिलर टाइम में, जहां पे आपको एडिशनल टाइम मिलता है बट आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, अब आपको करना ही पड़ेगा। बात करते हैं आपके मंथ वाइज प्लान की। अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, तो आप जून से अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास जून का आधा महीना है, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हुए हैं। फिर जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। मैं 5.5 मंथ आपको देता हूं, 5.5 मंथ मैक्स टू मैक्स। ये एकदम एक्सट्रीम है बॉस। इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस सिलेबस के कंप्लीशन का मतलब क्या है? लेक्चर्स देखिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, देखना है लेक्चर, फिर आपको नोट्स बनाने हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम लास्ट 15 ईयर्स के, कम से कम 2009 ऑनवर्ड्स आपका रिकमेंडेड है, क्योंकि 2009 से गेट का पैटर्न चेंज हुआ था, लेटेस्ट पैटर्न आया था, और मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा सिलेबस में भी चेंजेस आया था। जैसे कंप्यूटर साइंस में पहले 2 पेपर होते थे, सीएस का अलग, आईटी का अलग, फिर मर्ज हो गया, तो उसकी वजह से कुछ टॉपिक्स आईटी के हट गए, कुछ टॉपिक सीएस के हट गए, और दोनों के कंबाइंड कोर्सेज जो हैं 2009 ऑनवर्ड्स एग्जाम में आने लगी। इसीलिए मोस्ट रिलेवेंट जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 2009 ऑनवर्ड्स मिलेंगे। तो इसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, सारे पीवाईक्यूज 15 साल के एक बार में सॉल्व कर देने हैं, कम से कम एक बार। उसके बाद यहां पे आपका रहेगा नवंबर एंड। नवंबर एंड तक आप 5.5 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर दिसंबर एंड तक 1 महीना आपको मिलेगा। इस 1 महीने में फर्स्ट रिवीजन आपको करना पड़ेगा। देखो,
ये बहुत टफ आस्क है, क्योंकि बॉस जब आप पहली बार रिवीजन करने जाओगे, वो सब्जेक्ट जो आप 5 महीने 4 महीने पहले पढ़े हुए हो उनका टच आपसे निकल जाएगा। बहुत मुश्किल है कि 1 महीने में आप सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लें। तो चलिए थोड़ा सा और रिलैक्सेशन में यहां दे देता हूं, रादर देन दिसंबर एंड आपको मैं देता हूं 7 जनवरी। 7 जनवरी तक आपको 2025 में 7 जनवरी तक आपको क्या करना है, फर्स्ट रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके उतनी, प्लस आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना है और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना है। जैसे जैसे एक एक कोर्स खत्म होता जाए वैसे वैसे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 7 जनवरी के बाद में आपका सेकेंड रिवीजन प्लस थर्ड रिवीजन प्लस फोर्थ रिवीजन, जितने रिवीजन हो सके पैरेलल में आप चलाते रहेंगे, कॉन्करेंटली चलाते रहेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस जारी रहेगी। उसके साथ में आप फुल लेंथ टेस्ट जो हैं लिखना चालू कर देंगे। वैसे फुल लेंथ टेस्ट में रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट रिवीजन के साथ ही साथ 60-70% सिलेबस का आपका जब फर्स्ट रिवीजन हो जाए तभी शुरू कर दीजिएगा। ऐसे आपका ये प्लान रहेगा। बट देखो नवंबर एंड के बाद भी आप स्ट्रगल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप यहां स्ट्रगल कर सकते हैं, रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में काफी चीजें छूटने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। बट इसलिए अगर आप नवंबर के पहले ही सिलेबस कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अब आप बोलेंगे सर 5.5 महीने में सिलेबस कैसे कवर होगा? मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस का सिलेबस सिर्फ 3 महीने में कवर किया है। पूरा पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के, समझ के, नोट्स बना के 3 महीने में रिवीजन किया है, सॉरी कंप्लीट किया है कोर्स, और गेट में ऑल इंडिया 19 रैंक भी लाया है बच्चा, वो भी थर्ड ईयर में। अब आप बोलोगे सर वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब हमें भी तो बनना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि टाइम कम है, हमें मैनेज सब कुछ करना है। इतने कम टाइम में सब कुछ आप घुसाने की कोशिश करोगे, कवर करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं चीजें छूटेगी। इसीलिए मैंने आपको सिलेक्टिव स्टडी का बोला कि आप 60-80% सिलेबस या 60-70% सिलेबस पे ही फोकस करो, पर उसको अच्छे से करो, उससे क्वेश्चन बन जाए इतना पढ़ो, रादर देन कवरिंग एंटायर सिलेबस और उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब नहीं है ना सिलेबस कवर करने का। मैं अपने बहुत सारे स्ट्रेटेजी सेशंस में ये बात करता हूं और बोलता भी हूं, बच्चों को ये क्लियर चीज बोलता हूं कि जब आप गेट एग्जाम में जाओगे नोट्स लेके जाओगे नहीं, ऑफ कोर्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। क्या आप आईआईटी को एक मेल अलग से भेजोगे कि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है, एक एक लेक्चर देखा है, समझा भी है, मेरे को 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दो? ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या मार्क्स मिलेंगे कैसे? क्वेश्चन सॉल्व करके। उसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, कंटेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एकदम डीप लेवल के, जो गेट लेवल का क्वेश्चन आए उसके लेवल पे, और दूसरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो नॉलेज आपको है उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आप लिमिटेड नंबर ऑफ कोर्सेज भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के गए और उनसे आपने लगभग सारे क्वेश्चन बना दिए तो आपकी रैंक अच्छी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, रादर देन कि आप कवर करो सिलेबस और उसको याद ही ना रखो और उसकी प्रैक्टिस भी ना करो। इसीलिए 60-70% सिलेबस को मार्क करो, टीचर से पूछ लो कि कौन सा टॉपिक छोड़ने लायक है, वो हम छोड़ सकते हैं क्या, एटसेट्रा। आपको टीचर बता देंगे, क्लास में भी लाइव या रिकॉर्डेड अगर है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लो, बट आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको टॉपिक छोड़ना ही छोड़ना है, मैं कह रहा हूं पहली बार में आप उन टॉपिक्स को कवर कर लो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। 60-70% सिलेबस जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है। जिनसे बहुत कम क्वेश्चन बनता है उनको हम बाद में कोशिश करेंगे या रिवीजन और प्रैक्टिस के टाइम पे कि बाय चांस टाइम मिला तो हम उनको भी कवर कर लेंगे, बट इतने में भी काम बनेगा। मैं एक साक्षात एग्जाम्पल हूं आपके सामने। सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस के सिर्फ 4 सब्जेक्ट मुझे पता थे। 2018 गेट मैंने लिखा था और 440 ऑल इंडिया रैंक आई थी, ये बिना कुछ पढ़े बिना कुछ जाने। जबकि मेरा गेट का प्रिपरेशन जब मैंने फुल लेंथ किया था 2010, उसके बाद में मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में तो चीजें सब कुछ भूल गया था मैं। मुझे सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट का ही याद था जो मैं पढ़ा रहा था कंटिन्यूअसली। 2018 यहां पे तो ऑल इंडिया ये आया था, बट अभी ये कैसे आया? सिर्फ और सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पे, बट वो कुछ सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है वो पता है, इसलिए इतनी अच्छी रैंक आ गई। आप भी ऐसा ही थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब मंथ वाइज प्लान में एक चीज और जो ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि अगर नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है कि सर नोट्स बनाने में बहुत टाइम जा रहा है, हम अपने नोट्स बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, तो
तो आप किसी के दूसरे के लिखे हुए नोट्स मत लो। जिन लेक्चर्स को आप पढ़ रहे हो ना, उन लेक्चर्स का ही लेक्चर का पीडीएफ प्रिंट करो और उसमें एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं जो कि टीचर ने बोल के बताए हैं, लिखे नहीं हैं, वो आप खुद से लिख लो। उसमें कम से कम आपके एफर्ट्स आधे हो जाएंगे। अब ये उन बच्चों को नहीं करना है जो ऑलरेडी अच्छा खासा सिलेबस कवर कर चुके हैं, सर ने तो अच्छी चीज बताई, हम टाइम सेव करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भैया टाइम थोड़ा कम है तो ही। अब इसमें ऑफकोर्स पैसा ज्यादा लगेगा, एज सिंपल एज दैट यार। टाइम सेव करना है तो पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा, पैसा सेव करना है तो टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रेड ऑफ रूल है जो कि हर जगह काम आता है ना। आप ट्रेवल में बस से, बाइक से, कार से बहुत दूर तक जाएंगे या ट्रेन से बहुत दूर तक जाएंगे, टाइम लगेगा, पैसा ज्यादा दो, फ्लाइट से जाओ जल्दी पहुंच जाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो यहां भी कुछ वैसा ही है। आप प्रिंट करा लो, प्रिंट करने के बाद जो बीच में जगह मिलती है एक आध पेज एक्स्ट्रा ऐड करके आप अपने नोट्स लिख सकते हो उन पॉइंट्स के साथ में जो टीचर ने बोल के समझाए हैं, लिख के नहीं बताए हैं बोर्ड पे। तो उससे आपको काफी टाइम फायदा मिल जाएगा। पर याद रखिएगा, आप नवंबर के बाद नो एनी न्यू टॉपिक यू विल टेक आफ्टर नवंबर एट ऑल। नवंबर तक जितना आप कर सकते हो कर लो। नवंबर के बाद 2 महीने कम से कम लर्निंग में चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत या नीड बहुत ज्यादा होती है जनरल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, तो उनको यहां पे भी बड़ी इशू आएगी कि सर 2 महीने कम पड़ गए, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई। तो वो थोड़ा जल्दी शुरू करें। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें मुश्किल आती है, हमसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते नहीं है, जब पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, अगर 50% से ज्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व कर सकते हो, वेल एंड गुड, कितने भी हो चाहे वो परसेंटेज। पर अगर 50 से कम परसेंटेज के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पा रहे हो पहले टाइम में, मतलब आपको प्रैक्टिस की एक्स्ट्रा नीड है। आप अपना सिलेबस और 15 दिन पहले फिनिश करो, जितना पढ़ो 15 अक्टूबर तक ही फिनिश कर लो और उसके बाद सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे ही ध्यान दो, क्योंकि बॉस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत लगेगी। आप कम सिलेबस पढ़ के जाओ, 2 टॉपिक कम पढ़ो, पर उन 2 टॉपिक से हार्डली आप 2 या 4 मार्क का क्वेश्चन छोड़ पाओगे। बट जो आपने कवर किया है, अगर उनसे सारे क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी आपने डेवलप कर ली, तो वो 4 मार्क इजीली आपके कवर हो जाएंगे, कवर्ड या कंप्लीटेड टॉपिक से। बट अगर आपने जो कवर किए टॉपिक उनसे भी क्वेश्चन नहीं बने, नए टॉपिक पढ़े वो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो 2 नए टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने 30 से 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब देखो सेम चीज है, 7 मंथ बचा हुआ है, बट मैं लिख रहा हूं 6 मंथ, क्योंकि 1 महीना आपका एग्जाम्स और दूसरी बहुत सारी एक्टिविटी में जाएगा। अब अगर 30 to 50% सिलेबस आपने कवर किया हुआ है, तो आपके लिए सीधा सीधा मैं मंथ वाइज प्लान बताता हूं कि आपको अपना सिलेबस जो रिमेनिंग 50 to 70% सिलेबस है, वो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने में कवर करना ही करना है, कैसे भी करके, बाय हुक और क्रुक और व्हाटएवर। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, तो अपनी प्रिपरेशन में होता क्या है, शुरुआत में आपको बहुत टाइम लगता है कोर्सेस को शुरू करने में, पढ़ने में, सीखने में, समझने में, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बनाने में। बट जब आपका 50 to 70% सिलेबस कवर हो जाता है ना, उसके बाद आखिरी के 3-4 कोर्सेस आप ऐसे 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 सीखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ती है, क्योंकि आप लंबे टाइम से उस गेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जब आप बहुत लंबे टाइम से इंटेलिजेंट वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आपकी स्मार्टनेस और इंप्रूव होती जाती है, ग्रैस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत इंप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो आखिरी के 3-4 कोर्सेस है ना, वो आपके जो शुरुआत वाले या मिडिल लेवल के कोर्सेस जो आपने पढ़े थे बीच में, उनसे काफी कम टाइम में खत्म हो जाते हैं, और उनका रिवीजन, उनकी प्रैक्टिस में भी थोड़ा कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे। तो मैं यहां पे जो टाइमलाइन बता रहा हूं वो ये है कि बॉस अक्टूबर एंड तक आपको अपना सिलेबस ओवर करना ही करना है। और सेम चीज है यहां भी, सिलेबस का मतलब है सिलेबस ओवर करना है, जी हां, सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं 2009 ऑनवर्ड्स कम से कम, और अगर ज्यादा भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लस अपने नोट्स बनाने हैं डिटेल्ड वाले।
ये डिटेल्ड नोट्स आपको तो बनाने ही बनाने, क्योंकि ऑलरेडी आप काफी आगे आ चुके हो, 30 से 50% सिलेबस आपका कवर कर चुके हो, इसलिए आपको ये डिटेल्ड नोट्स बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड, क्योंकि आपने जल्दी शुरू किया है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड मोड में लगभग 2 मंथ्स लेके दिसंबर एंड तक आराम से अपना फर्स्ट रिवीजन पूरा कर सकते हो। इस फर्स्ट रिवीजन के साथ ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। प्रैक्टिस के साथ भी साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिखना है, प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लिखना है यहां पे। फिर दिसंबर एंड के बाद सेम स्टोरी जो मैंने पहले बताई थी, उन बच्चों के लिए जो नए हैं उनके लिए सेम टू सेम आपके लिए भी रहेगा। आपको जनवरी एंड तक 1 महीने में कम से कम 2 से 3 रिवीजन और करने हैं। उनके साथ में आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना चालू कर देंगे, और उसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट के अलावा अलग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि आपकी एग्जाम खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, जनवरी एंड के बाद आपको करना क्या है, टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता जनवरी एंड के बाद, चाहे वो 2 दिन हो, 5 दिन हो, 6 दिन हो, आप अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहेंगे। और 1-2 अगर आपका टेस्ट का डेट सेकेंड वीक में है फेब के, तो आप फुल लेंथ टेस्ट जो है वो भी यहां पे लिख सकते हैं, 1 या 2। अगर आपका फर्स्ट वीक में ही है एग्जामिनेशन फेब में, तो आप एक हार्डली 2 से 3 दिन पहले एग्जामिनेशन के एक फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं, ताकि आपकी वो 3 घंटे की बैठने की आदत जो है बनी रहे। ये है उन बच्चों के लिए प्लान जो कि 30 to 50% सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताई है वो ये है कि भाई साहब बीच में एग्जाम आ गई, तो मान लो आपका नवंबर से दिसंबर में 1 महीने की एग्जाम है, तो इन सबको शिफ्ट करो आगे। 1 महीने की एग्जाम भी तो निकालनी पड़ेगी, बीच में निकालनी पड़ेगी ना कॉलेज की एग्जाम। अगर मान लो नवंबर दिसंबर में आपकी वो 1 महीने की एग्जाम है, तो इस पूरी टाइमलाइन को आपको 1 महीने से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब कि ये सिलेबस आपको सितंबर एंड में फिनिश करना पड़ेगा। फिर सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर में आपको एक फर्स्ट रिवीजन कवर करना है। नवंबर के बाद दिसंबर या जब भी आपका एग्जाम आए तो वो एग्जाम का टाइम निकालना है, और बाकी का टाइम अलाइन एज इट इज। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया, वो एग्जाम की अवेयरनेस नहीं रखी है, अक्टूबर एंड तक फर्स्ट रिवीजन किया, सिलेबस कवर किया, फर्स्ट रिवीजन के लिए 2 महीने निकाले, और उसमें से 1 महीना तो एग्जाम में चले गया कॉलेज की, तो आप बोलोगे अरे सर आपने जो टाइम बताया था उसमें से 1 महीना हमारा चले गया, अब हम क्या करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा जी, गेट का प्रिपरेशन छोड़ना पड़ता है यार। एक बात बताओ सिंपल, तुम कम से कम 6-7 घंटे तो सोते होंगे रात में, 5 घंटे मिनिमम, लेट से 5 आवर्स तो सोते होंगे ना। मत सो, पढ़ाई करो गेट की। बोलो ना अरे सर हमारा 5 घंटा सोने में निकल जाता है, हम उसको कैसे बचाएं। बचा ही नहीं सकते, वो तो मैंडेटरी है। अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड और केमिकल बैलेंसिंग जो है बॉडी की, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगी, रिफ्रेश नहीं होगी, तो उसकी वजह से अगले दिन आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। वो तो मैंडेटरी है। खाने का ब्रेक लगता है ना, कॉलेज जाते हो उसका टाइम स्पेंड होता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी डेली ब्रेक लगता है। तो डेली वो जो टाइम आपका स्पेंड होता है उसको बचा सकते हो नहीं। तो कॉलेज की एग्जाम भी तो इतनी ही मैंडेटरी है। अगर कॉलेज की एग्जाम नहीं लिखोगे, बीटेक पास नहीं होगा, बीटेक पास नहीं होगा तो एमटेक में कौन एडमिशन दे देगा, पीएसयू में कौन आपको एडमिशन दे देगा, देगा भला नहीं ना। तो वो भी मैंडेटरी है। तो उसकी वजह से अगर गेट का प्रिपरेशन रुकता है उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स वो तो रुकना ही है, दैट इज नॉर्मल। पर उसकी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। उसको मैनेज करना है कि जब हम गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना लेवल का कर लें कि अगर वो 15-20 डेज 30 डेज का विंडो हम एग्जाम के लिए निकालें तो हमें उतना चिंता ना हो, हमें उस टाइम पर गेट प्रिपरेशन की चिंता ना हो कि ये भी बचा है, वो भी बचा है, वो भी बचा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और ये उन बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक केस बन जाता है जो शुरुआत में बोलते हैं बहुत टाइम है यार, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, और आखिरी में सर टाइम ही नहीं बचा, आप क्या करें, टाइम ही नहीं बचा, आप क्या करें। तो वो मुश्किल नहीं आए, इसलिए अभी जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। एक्स्ट्रा प्रेशर ले लो अपने आप पे, जैसे कि कल ही एग्जाम है, पर कर लो, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी। चलिए अब बात करते हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनका 50 to 70% सिलेबस बचा हुआ है। तो अगेन
6 मंथ ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। मंथली आवर्स, पर डे आवर्स मैक्सिमम लगा दो अभी से। पर जो आपका डेली प्लानर रहेगा या मंथली प्लानर रहेगा, उसमें मैं कहूंगा कि आप अगर 50 to 70% सिलेबस कवर हो चुका है, आपके कुछ ही कोर्सेज बचे हुए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, 3.5 महीने में आप सितंबर एंड तक फिनिश करो सारा सिलेबस। सिलेबस पूरा कवर कर लो बस। सिलेबस ऑफ कोर्स पिछले वाले सिलेबस का आपने नोट्स तो बनाया ही होगा, नहीं बनाया तो बना लेना रिवीजन के टाइम पे एटलीस्ट, या अब बना लेना। पीवाईक्यू तो करना ही करना है। अगर पिछले कोर्सेज के पीवाईक्यू बचे हुए हैं तो वो पीवाईक्यूज अभी शुरू कर दो, पर सितंबर तक आपको सिलेबस पूरा एक बार का, उसके पीवाईक्यू और उसके नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद आप 2 मंथ का टाइम लेके नवंबर एंड तक आराम से फर्स्ट रिवीजन कर सकते हो, और उसके बाद आप दिसंबर एंड तक एक और बार का सेकेंड रिवीजन कर सकते हो, और जनवरी एंड तक और 3, 4, 5 रिवीजन कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन में 2-2.5 महीने लगेंगे, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर इसके साथ आप प्रैक्टिस भी करिएगा क्वेश्चंस की, प्लस उसके साथ में आप टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखते रहिएगा जैसे जैसे एक कोर्स खत्म होता है तब। जैसे ही आपका सितंबर एंड होता है ना, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए कि जब कोर्स खत्म हो जाता है तब उसके बाद क्या करना होगा आपको। कोर्स का सिलेबस जब फिनिश हो जाएगा तब क्या करना होता है, कैसे अप्रोच करनी पड़ती है, टॉपिक वाइज टेस्ट कब लिखें, कैसे लिखें, उनकी एनालिसिस कैसे करें। टॉपिक वाइज टेस्ट लिखते वक्त या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखते वक्त अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार ये टॉपिक लूज है, हमारा यहाँ से मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, कब मैनेज करना है, ये सारी डिटेल पूरा A to Z प्लान मैं बताऊंगा आपको जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, नवंबर से अगेन यहां से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे रिवीजन के साथ में, बट उस प्रैक्टिस के साथ में आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना चालू कर देंगे। फुल लेंथ टेस्ट लिखना चालू कर देंगे, प्लस थर्ड फोर्थ रिवीजन के साथ में भी आप प्रैक्टिस और फुल लेंथ टेस्ट लिखना कंटिन्यू करेंगे। बट बॉस फिर से याद दिला दूं, यहां भी 1 महीने का गैप आ सकता है, तो उस टाइमलाइन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। सितंबर या उसके पहले आपका सिलेबस कवर हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप आधे से ज्यादा कोर्स कवर कर चुके हो, तो आपकी लर्निंग हैबिट बन गई है, बैठने की क्षमता बन गई है कि हाँ 5-6 घंटे 8 घंटे हम पढ़ सकते हैं। वीकेंड जितना हो सके वीकडे का पढ़ाई हुआ रिवाइज करो, खूब सारी मेहनत करो, पर डे बेसिस पे जितना मैक्सिमम हो पाए यूटिलाइज करो टाइम। चलिए, अब जिनका 100% सिलेबस कवर हो गया है उनके लिए क्या करना है। जिनका 70 to 100% सिलेबस कवर हो गया है, बचे 30% सिलेबस को कवर करने के लिए मैं आपको दूंगा 1.5 मंथ। चलो 2 महीने दिए, मैं आपको बोलता हूं कि आप मिड अगस्त तक सिलेबस को ओवर कर लो, सिलेबस ओवर कर लो। फिर सिलेबस फिनिश करने के साथ साथ आपके नोट्स भी कवर होने चाहिए और पीवाईक्यूज भी कवर होने चाहिए। अब आपके पास बहुत अच्छा टाइम है खूब सारी प्रैक्टिस करने का, तो मैं आपको अगस्त का आधा महीना, सितंबर और अक्टूबर एंड तक का टाइम देता हूं कि आप फर्स्ट वाला रिवीजन आराम से करो। 1.5 नहीं, 2.5 मंथ आराम से मिलेंगे, तो आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस की, जैसे जैसे आपके टॉपिक फिनिश होते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते जाएंगे, और जैसे ही पहला रिवीजन आपका अक्टूबर एंड में शुरू खत्म हुआ, सेकेंड रिवीजन के लिए आप 1 महीना लेंगे आराम से नवंबर एंड तक, और इसके साथ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे और फुल लेंथ टेस्ट लिखना चालू कर देंगे। अब जो होता क्या है ना, जब आप टेस्ट लिखते हैं आपको पता चलती हैं अपनी गलतियां, तो गलतियां जब आप पता चलेगा तो आपके पास दिसंबर का पूरा महीना है प्लस जनवरी का पूरा महीना है, 2 महीने में आप आराम से क्या कर पाएंगे, थर्ड और फोर्थ रिवीजन करेंगे, एक एक महीना आराम से लगा के खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ टेस्ट भी देंगे।
जितने मैक्सिमम हो सके टेस्ट लिखते जाओ, प्रैक्टिस होती रहेगी। जो जो भी गलतियां आप पहले 2 टेस्ट में कर रहे थे, पहले 2 रिवीजन के साथ प्रैक्टिस में या टेस्ट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लम आप आखिरी के 2 महीनों में ओवरकम करेंगे। कोई टॉपिक आपको अच्छे से समझ नहीं आया था तो उसको बुक से या कहीं दूसरे सोर्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई टॉपिक में आपको किसी स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है ये वाला टॉपिक, उस टॉपिक को आप आराम से इन 2 महीनों में क्लियरली, बहुत डिटेल में, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इन बच्चों को सबसे ज्यादा एडवांटेज है इमोशनली, कि जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा सीरियस रहेगा इस टाइम पे, तब तक ये वाले बच्चे जो हैं अपने 2-2 रिवीजन कम से कम या 1-1.5 रिवीजन खत्म करके, प्रैक्टिस करके और रिलैक्स मोड में अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएगा। तो इमोशनली इसको इतनी चिंता नहीं होगी क्योंकि इसने बहुत जल्दी शुरू किया था। अगर आप अगले साल के लिए 26 के लिए तैयारी कर रहे हो या 27 के लिए तैयारी कर रहे हो और फिर भी ये वीडियो सुन रहे हो, तो ये सुन लीजिएगा कि जितनी जल्दी हो सके अगर आप अपना सिलेबस कवर करते हैं, जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत बेहतर है आपके लिए। क्योंकि आप जितनी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे, एंड मोमेंट जब एग्जाम के पास चिंता ज्यादा होती है ना, टेंशन ज्यादा बढ़ती है और बहुत सारी चीजें पेंडिंग बची हुई रहती है, तो पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, वो आप अवॉइड कर सकते हो। जब सबसे ज्यादा बच्चा सीरियस होकर और टेंशन लेने की कोशिश करेगा, आप रिलैक्स मोड में अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। जितना भी रिलैक्स पर्सन होता है ना, जितना कूल माइंडेड, कूल हेडेड पर्सन होता है ना, टफ सिचुएशन में उतना अच्छा परफॉर्म करता है। या आपने क्रिकेट, फुटबॉल और दुनिया के हर एक स्पोर्ट्स में देखा होगा कि जो थोड़ा कूल होता है, जो थोड़ा कूल हेडेड होता है, समथिंग लाइक MS धोनी, तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एट द एंड, द टफ चांसेस को अपने फेवर में कन्वर्ट करने का चांस ज्यादा बनता है, और बस वही आप करेंगे। चलिए, अब ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेमेस्टर एग्जाम में जब आपका 15-20 डेज जाएगा, अगर पेपर्स के बीच में गैप्स बड़े बड़े हैं तो आप अपनी गेट की प्रिपरेशन का छोटा छोटा एलिमेंट डाल सकते हो जो आपको हेक्टिक ना करे। अगर 2 पेपर के, सेमेस्टर एग्जाम के पेपर के बीच में गैप ज्यादा नहीं है तो आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करो सेमेस्टर एग्जाम्स पे, 15-20 डेज, 30 डेज जितना भी जाता है उतने में, और फिर जो बचा टाइम है उसके आगे और पीछे का वो पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप गेट की तैयारी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं डेली प्लानर की। तो डेली प्लानर अब आप बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपना डेली प्लान अपने किसी एक स्पेसिफिक टीचर के या किसी एक स्पेसिफिक प्लान बनाए हुए हिसाब से ही बनाना है, नहीं बॉस। अर्ली मॉर्निंग उठ के ही पढ़ाई होती है या लेट नाइट ही पढ़ाई होती है या इसी टाइम पे पढ़ाई होती है, इट इज ऑल अप टू यू। सब्जेक्टिव है बॉस, सब कुछ सब्जेक्टिव है। मतलब कि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कोई जल्दी उठ के अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है, कोई लेट नाइट करता है, पर वही 2 मेजरली टाइम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जहां पे वो अच्छे से गेट की अनइंटरप्टेड पढ़ाई कर सकता है। तो प्लान आपको बनाना है। इस प्लान में एक छोटी सी एडवाइस मैं दे सकता हूं कि आपके पास 3 टाइप ऑफ टाइम होते हैं दिन में जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन करते हैं। ये 3 टाइप ऑफ प्लान जो है या टाइम जो है, इसमें आता है एक हाई फोकस वाला टाइम, जिसमें आपकी इंटेंसिटी, फोकस सबसे हाई होता है, आप कितनी भी टफ चीजों को आसानी से बिना थके पढ़ सकते हो। फिर एक आता है मिड फोकस वाला टाइम, जब आपको थोड़ा फोकस, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने को नहीं मिलता है क्योंकि आप थक जाते हो मेंटली, इमोशनली, बट कहीं ना कहीं फिर भी आप कंसंट्रेट करके मीडियम लेवल की, डिफिकल्टी लेवल की चीजें पढ़ सकते हो। और एक होता है एकदम लो लेवल का फोकस, जब आप थक तो जाते हो, टाइम है बस आपके पास कि हाँ यार 2 घंटे का टाइम है, पर काफी थक गए हैं मेंटली कि आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बट स्टिल आपके पास टाइम है। अब आप थोड़ा इंटेलिजेंट यहां बनेंगे, स्मार्ट यहां बनेंगे और अपना टाइम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जब आपको टफ काम करना है तो वो टफ काम जो है, कोई टफ सब्जेक्ट की लर्निंग है पहली बार की जहां पे कंसंट्रेट बहुत करना पड़ेगा, वो हाई फोकस वाले टाइम पे करो। जब आपको एक नॉर्मल कोर्स जो थोड़ा सा इजी है रिलेटिवली आपके लिए, क्विकली आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, वो आप मिड फोकस के लिए टाइम पे कर सकते हैं। यहां पे प्रैक्टिस भी आप थोड़ी सी कर सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत हाई कंसंट्रेशन तुरंत नहीं चाहिए होता है, लंबे टाइम तक नहीं चाहिए होता है।
लो फोकस के टाइम पे आप ऐसी चीजें करेंगे जैसे कि नोट्स बनाना हुआ या स्ट्रैटेजीज बनानी हुई, अगले दिन की कुछ कलेक्शन करना है आपको, कुछ डाउट्स जो है टीचर से पूछने हैं टेलीग्राम ग्रुप पे एटसेट्रा। ऐसे काम जो गेट से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, पर उसमें बहुत हाई फोकस की जरूरत नहीं है, वो आप लो फोकस वाले टाइम में करेंगे। अगर आपने अपने डे इसके अकॉर्डिंग प्लान कर लिया और सही परफेक्टली प्लेस कर दिया एक एक जगह पे एक एक चीजों को, ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप खुद खुश हो जाएंगे अपने आप से कि आपके पास जो पहले टाइम मिलता था 2-2.5 घंटे का, और उस वक्त टाइम में मन नहीं लगता था क्योंकि थक गए हैं और आप जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये वो टाइम था, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। आप यहां पे इधर उधर की चीजें कर रहे थे क्योंकि आपका प्लानर अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से ये टाइम वेस्ट हो रहा था। अब आपका इफेक्टिवनेस या कह सकते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, ये गारंटी है, 100% गारंटी है, अगर आपने इन तीनों टाइम को परफेक्टली अपने वर्क टास्क के साथ में मैनेज कर लिया। अच्छा, कॉलेज का भी तो छोटा मोटा काम आता है ना, कुछ असाइनमेंट्स आते हैं, कुछ लैब रिपोर्ट्स आती है जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, वो उन काम को आप ये लो फोकस वाले टाइम में कर सकते हो, ताकि जब आप थके हुए हो तब भी आपका काम हो रहा है। जब आप हाई फोकस के साथ में बिना थके काम कर सकते हो तब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। कोडिंग एटसेट्रा का क्या, कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई ना कोई सिविल इंजीनियरिंग का कोई टूल सीख रहा है, डिजाइन टूल सीख रहा है, कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई सेमीकंडक्टर या फिर वीएलएसआई की कोडिंग सीख रहा है, सर उसका क्या करना है? देखिए, अगर आपका यही फाइनल अटेम्प्ट है कि इसके बाद कोई दूसरा अटेम्प्ट है नहीं, मैं फाइनल ईयर में हूं, इसको मैं बेस्ट अटेम्प्ट बनाना चाहता हूं, तो अभी रोक दो, अभी रोक दो। गेट एग्जाम खत्म होगी फेब में, फेब के बाद में मिलेगा पूरा फेब, ऑलमोस्ट आधा फेब, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कम से कम 5.5 महीने आपको मिलेंगे, 6 महीने लगभग मिलेंगे, और उन 6 महीनों में आप ये स्किल डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हो। जो भी डिपार्टमेंट का आपको जो भी लर्निंग करनी है अपार्ट फ्रॉम गेट, वो आप यहां पे गेट एग्जामिनेशन के बाद करेंगे। अगर आप थर्ड ईयर में ही हैं और फाइनल ईयर का अटेम्प्ट अभी भी बाकी है, तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप 1 घंटा रोज निकालो गेट की प्रिपरेशन से और कोडिंग और दूसरे स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। आई अंडरस्टैंड कि थर्ड ईयर में अच्छी रैंक आ जाएगी तो अगले साल कर ही लेंगे सर, बट फिर भी लंबा टाइम का कोडिंग प्रिपरेशन और गेट प्रिपरेशन ज़्यादा हेल्प करेगा। आप फिर भी यहाँ से 1 घंटा पर डे निकाल सकते हैं। सिलेबस अगर आप कम कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नंबर ऑफ कोर्सेज कवर करके जाएंगे इस बारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से कम आप दोनों तरफ अच्छे से मास्टर बन के यहां से निकलेंगे। आप सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है तो डाउट ही नहीं करना है, आपको 1 घंटा पर डे मिनिमम कोडिंग करनी ही करनी है। नोट्स बनाने का प्लान मैंने ऑलरेडी बताया कि लेक्चर देख के जो भी कुछ है डिटेल में नोट्स बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग नाउ, तो प्रिंट कर लो जो क्लास की पीपीटीज हैं उनको, और उनके ऊपर जो बचा हुआ चीज़ है जो टीचर ने एक्सप्लेन किया पर लिखा नहीं है वो आप लिखिए, ताकि आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं कम टाइम में। रिवीजन का प्लान आपको करना है, एक तो डेली टू डेली जो लेक्चर आप पढ़ते हो वो डेली रिवीजन करना है अगले लेक्चर के पहले, अगले दिन के लेक्चर के पहले। फिर एक वीकली रिवीजन करना है, संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे, जैसा भी जो वीक में आपने पढ़ा वो पूरा रिवाइज करना है। फिर आप एक कोर्स कंप्लीशन पे रिवीजन करेंगे। ये तब जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तब जब आपके सारे सब्जेक्ट्स फिनिश हो जाएंगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स ओवर, और आई शुड से सिलेबस ओवर, तो उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन। एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट को पूरा डिटेल में रिवाइज करेंगे, क्या क्या आपने पढ़ा था समझेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्लान जो है मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा जब आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले होंगे मैक्सिमम लोगों के, तब डिटेल में एकदम परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और आप खुद भी बोलेंगे कि हाँ सर ये वाला प्लान अगर हमने ऐसे फॉलो कर लिया तो हमें रैंक अच्छी आ जाएगी पक्का। टेस्ट सेल्फ असिस्टेंट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पेड क्लास का बैचेस का बच्चा है उसको तो पता ही है हर वीकेंड को टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट के थ्रू आप समझते रहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करते हैं, उनको सुधारने की कोशिश जारी रखते रहिए। पर ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा बच्चा ना सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी टेस्ट नहीं लिखता, सर मार्क्स नहीं आएंगे, अभी तो हमारी प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं है। प्रिपरेशन किसी की भी पूरी नहीं होती कभी भी। जो AIR 1 लाता है ना वो भी बोलता है कि थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा टाइम मिलता तो कुछ और भी एक्स्ट्रा कर लेता मैं। तो इसका मतलब है कि कभी भी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी नहीं और कभी भी पहले कुछ टेस्ट में मार्क्स आएंगे भी नहीं।
टेस्ट जो हम लिखते हैं गेट एग्जाम के पहले, वो मार्क्स लाने के लिए नहीं है, वो हमारी गलतियां सुधारने के लिए हैं। मार्क्स हमें सिर्फ एक दिन के माइंड करने हैं, वो है गेट एग्जाम के। जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन में मार्क्स जब आएंगे तब उसके बारे में चिंतित रहेंगे, ज्यादा आए कम आए एटसेट्रा। बाकी के टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात को लेके रहेगा कि भैया जो हम टेस्ट लिख रहे हैं उसमें कहां हमने गलती की, कहां इंप्रूवमेंट का चांस है, कैसे हम इंप्रूव करें। जो हमने कवर कर लिया है, जो हमको आता है वो वेल एंड गुड, जो नहीं आता है, जहां हम गलती कर रहे हैं, जहां हम फंस रहे हैं, उसे कैसे इंप्रूव करें। हमारी सिर्फ लर्निंग पे कॉन्सेंट्रेट होना है, ना कि टेस्ट के मार्क्स पे। टेस्ट के मार्क्स एक रिफ्लेक्शन है हमारी प्रिपरेशन लेवल का, जिसे हम अभी भी सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। वो एक छोटी सी चीज बताता हूं, मान लो आपने टेस्ट लिखा और आपको टेस्ट से डर लगता है क्योंकि मार्क्स कम आएंगे, डरते डरते आपने आखिरी में 15 दिन या 1 महीने पहले गेट एग्जाम के टेस्ट लिखना शुरू किया। अब आपको पता चला कि टेस्ट लिखते लिखते कुछ सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक आपके अच्छे नहीं है, आपकी प्रैक्टिस उतनी बेहतर नहीं हुई है, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का इशू है और वो सारे इश्यूज आपके निकल के आए। अब आप बताइए 20 दिन में कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे आप? क्या वो टॉपिक्स फिर से दोबारा पढ़ पाएंगे सारे? उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन कर पाएंगे सारे अलॉन्ग विद पेंडिंग चीज जो आपकी ऑलरेडी है उसके साथ में? नहीं ना। 15-20 दिन में कितना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे? फिर वहां पे पैनिक हो जाओगे, सर अब तो टाइम ही नहीं बचा, आप क्या करें? तो भैया जी टेस्ट लिखना पहले से चालू करो, 2-2.5 महीने पहले से टेस्ट लिखना शुरू कर दो, ताकि आपका सेल्फ असेसमेंट होता रहे और आप पता करते रहो कि कहां कहां चांसेस हैं इंप्रूवमेंट के और उन्हें इंप्रूव करते जाओ। अगर आपको 3-3.5 महीने मिल रहे हैं अपने आप के गलतियों को सुधारने के लिए, विच इज रियली गुड, रादर देन जस्ट 15 और 20 डेज और 1 मंथ। तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ आप गलतियाँ अपनी सुधार सकते हैं। जितनी जल्दी मिस्टेक आइडेंटिफाई करेंगे टेस्ट लिख लिख के, उतना जल्दी आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे प्रॉब्लम्स को, और उतना ज़्यादा अच्छा स्कोर आपका गेट में होगा। चलिए, उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको काफ़ी कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू बताया, पर अगर फिर भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अनटच्ड रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। कीप लर्निंग हैप्पीली, अपने आप के लिए फाइट करते रहिए, अपने आप के करियर के लिए फाइट करते रहिए। हम आपका साथ बिल्कुल आखिरी तक देंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देते रहेंगे। बस आप छोड़िएगा नहीं, चलना मत छोड़िएगा, हम आपको साथ चलाते रहेंगे। हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे।